हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अपनी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ टॉप 100 MCQ जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में। तो टॉप 100 MCQ की सीरीज़ में आज हम कर रहे हैं पार्ट सेकंड। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखेंगे। टोटल जो है यहाँ पर टॉप 100 MCQ आपको ज़रूर कवर करना है और लास्ट में ये जो यहाँ पर जितना भी आप स्कोर करोगे उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। क्वेश्चन का आंसर जो है आपको ट्राई करना है कि आप मुझसे पहले दो और उसे फिर आप कैलकुलेट करके उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मत इनमें से इन्होंने कहा 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि अगर हम ग्रुप के में पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या चीज़ इंक्रीज नहीं होता या फिर कोई भी इफेक्ट वहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन है एटॉमिक रेडियस, मेटलिक कैरेक्टर, वैलेंसी और नंबर ऑफ सेल्स इन एन एलिमेंट। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में तो टोटल आपके 18 ग्रुप्स होते हैं, बट अगर आप सेम ग्रुप में नीचे जाओगे ना तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो सेम ही होता है। इस वजह से उसकी वैलेंसी भी सेम होती है, तो इसका मतलब कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। बाकी एटॉमिक रेडियस हो गया, मेटलिक कैरेक्टर हो गए, नंबर ऑफ सेल्स हो गए, वो सब में इंक्रीजमेंट होता रहता है, लेकिन वैलेंसी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्लेन मिरर में क्या है कि पूरी की पूरी जो इमेज है हमें मतलब कितना ही दूर तक हो वो चीज़ें हमें दिखती है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कभी कहाँ पे होती है, एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंडीशन के बारे में आपसे पूछा हुआ है। डेफिनेटली उसके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, लेकिन किन दोनों बीच में। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ वायर एंड गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है बिटवीन द गैल्वेनोमीटर एंड अ मैग्नेट, और उसके बाद सी ऑप्शन में जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर एंड जनरेटर, एंड डी ऑप्शन है आपका देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ वायर एंड अ मैग्नेट। तो आपका ये डी ऑप्शन ही करेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए रिलेटिव मोशन होना चाहिए किनके बीच, जो कॉइल ऑफ वायर है और मैग्नेट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अमंग विद एल्कली मेटल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दो इट शो नॉन मेटलिक कैरेक्टर। जो हाइड्रोजन को हमने क्या रखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसको एल्कली मेटल के साथ में रखा गया है, लेकिन अगर हम बात करें तो उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर भी है जो कि नॉन मेटलिक है, तो फिर भी हमने उसको वहाँ पे क्यों रखा हुआ है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसे एल्कली मेटल के साथ क्यों रखा गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास जो है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो जो उसको ईजिली लूज़ कर सकता है, जिस तरीके से एल्कली मेटल लूज़ करते हैं तो उस तरीके से वो भी लूज़ कर सकता है टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन बनाता है, हमेशा लूज़ करके क्या बनाया जाता है, पॉजिटिव आयन, ना कि नेगेटिव आयन। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर जब आप आंसर करोगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखना, कभी कभी इतनी छोटी छोटी मिस्टेक से भी आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एल्यूमिनियम। जब क्या होता है, पूछा हुआ है कि किसी मेटल का एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन होता है तो वो किस टाइप का होता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रेडॉक्स रिएक्शन और नन ऑफ दिस। सबसे पहली बात तो एल्यूमिनियम आपका जो इस तरीके का है कि वो किसी और मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है, और इस टाइप का जो रिएक्शन होता है ना उसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन इसमें मतलब इस तरीके की होता है कि एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। इवन एल्यूमिनियम और जो आयरन है इन दोनों का भी रिएक्शन करवा के एल्यूमिनियम को जो एल्यूमिनियम कह रही हूँ आयरन को जो है हम लिक्विड फॉर्म में उसे करते हैं। तो उस टाइप का रिएक्शन का नाम आप याद रख सकते हो, थर्माइट रिएक्शन। तो ये आपका जो एग्जाम्पलर का पार्ट है, बट आपके जो एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं इसलिए आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और जब ये मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन। जो फूड चेन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है आपसे। आपने देखा होगा अपनी एनसीईआरटी बुक में इस तरीके से जो उन्होंने बना रखा है वेरियस फूड चेन। तो इस चीज़ को ना बेसिकली हम क्या बोलते हैं,
ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं, फर्स्ट चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, उसे हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? उसके पीछे मतलब कौन से लॉ को सेटिस्फाई कराने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप में से सभी स्टूडेंट्स को आता ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। लीवर से जो है बाइल जूस को रिसीव करने का काम किसका है, ये आपसे इन्होंने पूछा हुआ है। बेसिकली बाइल जूस जो है वो मतलब आता कहाँ से, लीवर में मतलब बनता है। लीवर में बनने के बाद वो गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। बट इन्होंने ये कहा है कि कौन सा जो इसमें से एलिमेंट्री कैनल है जो इसे रिसीव करता है। तो रिसीव करने का काम जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो मतलब कि उसके बीच में एक हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट होता है, तो वही उसके थ्रू ही रिसीव करता है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन्स ऑपरेशन इन एन इकोसिस्टम। अगर हम वेरियस फूड चेन के बारे में बात करें तो अपने इकोसिस्टम में, तो मैन को मतलब जो इंसान है उसको किसके अंदर हम कंसिडर करेंगे? एज ए कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर तो आपके सारे के सारे कौन से हो गए? ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट वगैरह को यूज़ करके। डीकम्पोजर वो हो गए जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसे डीकम्पोज कर देते हैं। तो अगर मैन के बारे में बात करें तो उनको हम कौन सा इकोसिस्टम के अंदर वो है क्या है? कंज्यूमर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड दिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज। इन्होंने कहा एक ये वाला कंपाउंड जो है किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। तो ये होमोलोगस सीरीज़ वाला जो है, वैसे तो आपका ये वाला पोर्शन जो मतलब वो हाईली है उसको तो हटाया गया, लेकिन फिर भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वैसे तो इसको डायरेक्टली जो है साफ देखकर पता चल रहा है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन अ सेल। सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके बाद जो आपका एनारोबिक होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है आपसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, 31 का सी आंसर करेक्ट होगा। लेकिन नॉलेज के तौर पे आप याद रखो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट है, द ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन सिग्निफाइज फॉर। जो ग्रीन और ब्लू दोनों कलर के डस्टबिन आपने देखे होंगे, तो वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? तो जो आपका ग्रीन वाला होता है वो तो सिग्निफाई करता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, और ब्लू वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर डू नॉट यूज़। जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं वो इनमें से किस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर बिल्कुल यूज़ करते हैं। ये आपका करंट कैरिंग कॉइल यूज़ करते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर जिसके अंदर कॉइल बाउंड किया जाता है उसको भी यूज़ करते हैं। लेकिन कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर वाले कभी भी परमानेंट मैग्नेट को यूज़ नहीं करते हैं। रीज़न ये है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं बहुत वीक होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वजह से परमानेंट मैग्नेट को यूज़ नहीं किया जाता है। और क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि किस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कमर्शियल यूज़ ऑफ द सॉल्ट सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का क्या कमर्शियल यूज़ होता है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो एक तो आपका सिल्वर क्लोराइड हो गया और एक आपका सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, Ag, एक तो Cl हो गया और दूसरा होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इन दोनों का यूज़ कहाँ पर होता है? इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 34 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डायरिया विच मेजर प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस। जब किसी को डायरिया हो जाता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में से कौन सा जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली बात, जब डायरिया होता है तो प्रॉब्लम मतलब कि वहाँ पर मेनली जो है लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वही नहीं वो कर पाता है। तो उस केस में जो है मतलब डायरिया के केसेस में यू नो व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग फूड चेन। इस फूड चेन को आपको कंसिडर करना है। एक्वेटिक प्लांट है, उसको स्मॉल फिश ने खाया, स्मॉल फिश को जो है बिग फिश ने खाया और उसको फिर बर्ड्स ने खा लिया। विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू शो मिनिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन इन देम आफ्टर कंसिडरेबल टाइम। कंसिडरेबल टाइम के बाद इन्होंने कहा किसमें सबसे मिनिमम अमाउंट रहेगा पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन का। तो ये जो आपका हो गया क्वेश्चन, ये हो गया बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का। तो आपने पढ़ा होगा कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन जो होता है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, और सबसे कम किस पे होगा, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा। और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर कौन सा, एक्वेटिक प्लांट। और आपसे पूछा हुआ है मिनिमम, तो आंसर होगा एक्वेटिक प्लांट। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो आंसर वर्ड्स हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। अगर हम डीप सी के बारे में बात करें तो उसका पानी हमें ब्लू कलर का दिखता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो बेसिकली जो है इसका आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटरिंग होने की वजह से ही हमें मतलब कि बहुत ही गहरे समुद्र का कलर कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। अब देखिए इसके पीछे मतलब आपने थोड़ा सा तो पढ़ा होगा कि वाटर के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको करते हैं, वो उस कलर को ही स्कैटर कर पाते हैं जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, ब्लू कलर वाली की है। सबसे कम जो है वो है ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है तो इसको सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं जो वाटर के अंदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और इसी वजह से हमें वो किस कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली नॉन मेटल आर नॉट लस्टर। नॉन मेटल जो है जनरली लस्टर्स नहीं होते, लेकिन इनमें से कौन सा एक नॉन मेटल है जो कि जिसके अंदर लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि मतलब कि वैसे नॉन मेटल लस्टर्स नहीं होते, लेकिन ये होता है, तो आप इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट पी क्यू आर एंड एस हैव एटॉमिक नंबर 11, 15, 17 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। इनमें से कौन सा जो है रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। सबसे पहली बात, किसी का एटॉमिक नंबर अगर 18 है तो वो तो आपका नोबल गैसेस हो गया, मतलब एस तो क्या हो गया, नोबल गैसेस हो गया। और ये P11 है तो ये 11 नंबर पर आपका सोडियम हो गया, तो ये तो आपका मेटल हो गया। तो मेनली आपका Q एंड R, तो Q एंड R हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सी आपका करेक्ट आंसर होगा। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू सीड्स एंड फ्रूट आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर का कौन सा पार्ट सीड में और कौन सा पार्ट फ्रूट में बदल जाता है, ये आपसे पूछा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका सीड है वो मतलब कि सीड में कौन कन्वर्ट होता है, ओब्यूल। जो ओब्यूल होते हैं वो तो कन्वर्ट होते हैं सीड में, और फ्रूट में कन्वर्ट होता है ओब्री। ओब्री जो है आपका फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन में हमें देखना है ओब्यूल एंड ओब्री रिस्पेक्टिवली, तो ऐसा आपका बी ऑप्शन में है, तो ये आपका करेक्ट होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, और बी में आपसे को कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है और चीज़ों को आंसर आपको वहाँ पे देना है ताकि मार्क्स आपके बिल्कुल डिडक्ट ना हो। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि हाँ जल्दी से जो है इसके 100 जो है हम कंप्लीट करें, और तो उससे क्या होगा, मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे, जिससे कि आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपके एग्ज़ाम में।